हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम लोग अब डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन के लिए। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या होता है कि सेंट्रल बैंक एक एपेक बॉडी है। एपेक बॉडी का मतलब क्या है कि ये एक सुप्रीम बॉडी है। ठीक है, इसको हम सुप्रीम बॉडी बोलते हैं। हाँ, जो कि कंट्रोल, ऑपरेट्स, रेगुलेट, डायरेक्ट द इंटायर बैंकिंग, हाँ, एंड क्या करता है कि मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री, जो कि किसी भी कंट्री के इंटायर बैंक्स के ऑपरेशन को रेगुलेट करता हो, डायरेक्ट करता हो, कंट्रोल करता हो और उस कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम को, स्ट्रक्चर को भी सब कुछ उसी के अंडर में होता है। तो ऐसी जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। और इंडिया के पर्सपेक्टिव में इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी फाइनेंशियल डेवलप कंट्री है उसका अपना खुद का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे कि अगर हम यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड। अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां पे है फेडरल रिजर्व सिस्टम। ठीक है बच्चों, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक क्या है कि पहला उसका जो फंक्शन होता है किसी भी कंट्री के करेंसी को इशू करना। ठीक है, दूसरा बैंकर टू गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट का बैंकर होना। ठीक, और बैंकर्स बैंक सुपरवाइजर, जितनी भी इंटायर बैंक्स हैं कंट्री में उनको सुपरवाइज करना। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। जो मनी की सप्लाई होती है और उसका क्रेडिट होता है उसको कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करता है? उसके 6 criterias हैं। Now the first is repo rate, second one is the bank rate, third one is the reserve repo rate. Repo rate is just opposite case of the repo rate, and fourth one is the open market operation, fifth one is the legal reserve requirement. ठीक है, then the margin requirement, currency authority, और इसको हम बैंक इशू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के पास ही केवल उस कंट्री की करेंसी को इशू करने की अथॉरिटी होती है, जैसे कि इंडिया में RBI। ठीक है, लेकिन RBI सारी करेंसी इशू करती है एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड द ऑल कॉइन्स। 1 रुपी नोट, ये एकदम दिमाग में बना लो, 1 रुपीज नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसी वजह से जो 1 रुपी नोट और ऑल कॉइन्स हैं वो जो साइन बियर होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन बियर होता है उस पे। उसी तरीके से इनके अलावा जो भी करेंसी है, 1 रुपी नोट और ऑल कॉइन्स के अलावा जो भी करेंसी इशू होती है वो RBI इशू करता है। देखते हैं एडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है कि जब RBI या सेंट्रल बैंक इशू करता है, करेंसी इशू करता है, तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ नोट सर्कुलेशन होता है ना, यूनिफॉर्मिटी होता है। और दूसरी बात क्या होता है कि ये किसी सेंट्रल बैंक को एक पावर होती है कि वो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करे, है ना, ताकि जो करेंसी विद पब्लिक है वो पार्ट ऑफ मनी सप्लाई में आ सके। ये एक RBI का बहुत इम्पोर्टेंट एडवांटेज है करेंसी इशू करने का। हाँ, और फिर दूसरा क्या है कि जो करेंसी सिस्टम है उसमें एक पब्लिक का फेथ हो जाता है कि हाँ, सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है, एक ही अथॉरिटी इशू कर रहा है, वो बिल्कुल सही तरीके से है। देन द स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। अगर एक ही अथॉरिटी है, अगर वो ही इशू कर रही है तो उससे क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेबलाइजेशन होता है किस पे? वैल्यू ऑफ करेंसी पे। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक या फर्स्ट फंक्शन ऑफ RBI के बारे में। जो टॉपिक है फंक्शन में वो ये है कि बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है उसका बैंकर कौन है? RBI है।
है ना। और नाउ आरबीआई प्लेड अ 3 काइंड ऑफ रोल इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट के सामने वो 3 तरीके से रोल देता है जो कि गवर्नमेंट उसको अवेल करता है। कैसे? अब बैंकर है तो कैसे रोल करता है? इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अब जो भी वर्किंग क्राइटेरिया है, जो भी ट्रांजैक्शन है गवर्नमेंट के, वो सारे जो काम होते हैं वो सब कुछ क्या करता है? सेंट्रल बैंक करता है। देन एक्ट एज एन एडवाइजरी बॉडी, बिल्कुल ये इट गिव्स एडवाइसेस टू गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर कौन कौन से मैटर के लिए? इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मॉनेटरी, है ना। इन सारे मैटर के लिए एडवाइसेस देता रहता है ना। और इनके एडवाइसेस गवर्नमेंट अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए अच्छे हैं, बिल्कुल वो कंट्री इंटरेस्ट के लिए ही देगा। आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो है, अगर गवर्नमेंट को जो भी एडवाइस करता है वो हमेशा कंट्री इंटरेस्ट के लिए ही होता है, ठीक है। तो उनको अप्लाई भी किया जाता है। देन एक्ट एज एन एजेंट, ये एजेंट की तरह एक्ट करता है। पब्लिक डेब्ट जो होते हैं उनको मैनेज करना भी काम होता है, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट जाके नहीं मैनेज करती है। ये काम कौन करता है? पब्लिक डेब्ट का काम मैनेज करना सेंट्रल बैंक करती है, और इंडिया में आरबीआई है। अब हम लोग हैं बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जैसे कॉमर्शियल बैंक एक पब्लिक बैंक के लिए होता है ना, एक्टिविटी करता है, बिल्कुल वैसे ही सेंट्रल बैंक कॉमर्स बैंक के लिए होता है, ठीक है। तो ये एक एपेक बॉडी होता है और एक्ट एज अ बैंकर टू अदर। जितनी अदर बैंकिंग है कंट्री में, उनका वो बैंकर होता है ना। कैसे होता है? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, CCR, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ठीक। Commercial bank are required to keep a certain proportion of their deposit known as cash reserve ratio with central bank, है ना। कॉमर्शियल बैंक को अपना कुछ एक पोर्शन रिजर्व बैंक में डिपॉजिट करना होता है एज अ कस्टडी, जिसको कि उस रिजर्व के पार्ट को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, है ना। बात समझ में आई? कॉमर्शियल बैंक जो एक कस्टोडियन अमाउंट जो है आरबीआई में, इंडिया में आरबीआई है, वो सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करता है जो अमाउंट एज अ कस्टडी, दैट इज द कैश रिजर्व रेशियो। इज दैट क्लियर? देन द सेकेंड इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, मतलब कि जब कॉमर्शियल बैंक फेल हो जाता है अपना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को करने में, तो वहां पे सेंट्रल बैंक उसको क्या करती है? लोन और एडवांसेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एज अ लास्ट रिसोर्ट। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, कि कॉमर्शियल बैंक के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, वो आरबीआई से जाके लोन एडवांस लेके अपने आप को रिवाइव करता है। क्लियरिंग हाउस, सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक, है ना। सेंट्रल बैंक जो है इंडिया में, आरबीआई सारे कॉमर्शियल बैंक के जो कैश रिजर्व है वो होल्ड करता है ना। यहाँ बताया ना मैंने, वो रखना होता है। एंड ऑल कॉमर्शियल बैंक हैव देयर अकाउंट विद सेंट्रल बैंक एंड एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। और सारे कॉमर्शियल जो बैंक हैं उनके अकाउंट सेंट्रल बैंक के साथ होते हैं, जो कि एक्ट होता है क्लियरिंग हाउस का। ओके, इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक और इंडिया में आरबीआई वो कॉमर्शियल बैंक को सुपरवाइज कैसे करता है। क्या होता है कि कोई भी सेंट्रल बैंक जो है वो कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। जैसे कि उसको लाइसेंस कैसे मिलना है ना, लाइसेंसिंग के लिए, उसके ब्रांच के एक्सपेंशन के लिए, उसके एसेट की लिक्विडिटी के लिए, है ना। तो इन सब बातों को लेके और भी बहुत सारी चीजें, इन सबको लेके वो क्या करता है कि बैंक को सुपरवाइज करता है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक कंट्री में है उनको सेंट्रल बैंक रेगुलेट और कंट्रोल करता है ना। तो इसलिए एज अ सुपरवाइजर भी वो बिहेव करता है। रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये क्या था? हमारा फोर्थ फंक्शन था सेंट्रल बैंक का, है ना। क्या है कि आरबीआई रेगुलेट मनी सप्लाई इन इकोनॉमी थ्रू देयर मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, और इस मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी
इज डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड मनी सप्लाई। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही सेंट्रल बैंक जो है डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल करता है और मनी सप्लाई पे अपना रेगुलेशन करता है। अब इसके हमने डिस्कस किए थे ना 6 इंस्ट्रूमेंट थे, तो जिसमें कि आज हम फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, रेपो। रेपो मतलब रीपरचेज, तो रेपो रेट मतलब रीपरचेज रेट। इट रिफर्स टू द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री लैंड मनी टू कॉमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड। ST यहाँ पे हमारा शॉर्ट टर्म है। इज दैट क्लियर? ओके। एंड द बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। बैंक रेट और डिस्काउंट रेट वो रेट होता है जब सेंट्रल बैंक में जो किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक है और वहां उस कंट्री की जो कॉमर्शियल बैंक है वहां पे वो अपनी मनी को लैंड करती है टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड। इज दैट क्लियर? अपने लॉन्ग टर्म नीड को पाने के लिए वहां पे अपनी मनी लैंड करती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। ठीक है, और रेपो रेट ही क्या होता है, रीपरचेज रेट, जिसको कि कॉमर्शियल बैंक उस कंट्री के सेंट्रल बैंक में अपने मनी को लैंड करता है टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड। रिजर्व रेपो रेट क्या होता है कि वो रिजर्व रीपरचेज रेट, एंड दिस इज द एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन ऑफ रेपो रेट। यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक अपने कुछ सरप्लस को सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कर देती है और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये जो कोई भी काम होता है ये बहुत ही शॉर्टर पीरियड के लिए होता है। जैसे कि अभी रिसेंट में देखो, ड्यू टू कोविड-19 बैंक वगैरह में आना जाना बहुत कम था, लॉकडाउन्स थे, ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से क्या हुआ कि बैंक में डिपॉजिट की फ्लड आ गई, है ना, बहुत डिपॉजिट हो गया उसके, और बोरोइंग बहुत ही लेस हुए, है ना। तो ऐसे केस में कॉमर्शियल बैंक्स के पास सरप्लस हो गए। अब वो उस सरप्लस को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कर दी और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से ऑन करेगा। ठीक है, तो ये इसको नोट डाउन कर लो। तो फिर इसके बाद के 3 इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। 4th इंस्ट्रूमेंट पे है, दैट इज द ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO। इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पब्लिक से और कॉमर्शियल बैंक से, हाँ, और अगर वो बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी पब्लिक और कमर्शियल बैंक से करती है तो उसका क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो नाउ सी सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक, मतलब इन इंडियन पर्सपेक्टिव दैट इज द RBI रिड्यूसेस द रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक। वो कॉमर्शियल बैंक के रिजर्व को रिड्यूस होने का मतलब है कि कॉमर्शियल बैंक के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आना, कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट देने में बहुत अच्छा एबिलिटी नहीं होती है उसकी, और डिक्रीज कर जाती है सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी ड्यू टू सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक। ओके, तो अब परचेज ऑफ सिक्योरिटी, इफ परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द रिजर्व, क्योंकि अपोजिट केस है, वो रिजर्व को इंक्रीज कर देगा जिसकी वजह से कॉमर्शियल बैंक जो है वो क्रेडिट देने में उसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, नाउ द 5th पॉइंट दैट इज द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, है ना। इसको हम कहते हैं वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज दी हुई हो तो समझ लेना कि भाई ये हमारा सेंट्रल बैंक के फंक्शन का, कंट्रोलिंग फंक्शन का इंस्ट्रूमेंट है 5th नंबर का। ओके, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट मींस द वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड। अब क्या है, इस मेथड को अगर फॉलो करे कॉमर्शियल बैंक तो उसको क्या है कि कुछ रिजर्व को मेंटेन करना होता है, और इट इज वेरी क्विक एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएटिविटी जो कि कॉमर्शियल बैंक की हो जाती है ना। तो अब कैसे करता है, वो करने का 2 तरीका होता है।
है ना। एक होता है कैश रिजर्व रेशियो जिसको कि CRR कहते हैं, स्टैट्यूटरी रेशियो जिसको कि SLR कहते हैं, है ना। CRR कैश रिजर्व रेशियो क्या है? इट रिफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड, है ना, minimum percentage of net demand and the time liability to kept by commercial bank with central bank, है ना। सेंट्रल बैंक के पास कॉमर्शियल बैंक अगर अपना जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिमांड और उसकी लाइबिलिटी है उसका कुछ पार्ट रखता है तो वहां पे उसको कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन होता है। फिर अगर वो मिनिमम पार्ट ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स, खुद में मेंटेन करता है तो क्या हो जाता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो बच्चों ये हमारा 5 इंस्ट्रूमेंट पूरा हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कायदे से तो साथ साथ नोट करते चला करो, उससे याद हो जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारा 6 इंस्ट्रूमेंट है और लास्ट इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें हम मार्जिन रिक्वायरमेंट में मार्जिन को समझेंगे। मार्जिन क्या है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बारोवर अगेंस्ट लोन। ठीक है कि अमाउंट ऑफ लोन और मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का डिफरेंस जो बारोवर को लोन के लिए दिया जा रहा है वो मार्जिन होती है। ठीक है, अगर हमारी मार्जिन इंक्रीज होती है तो बारोइंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है, मनी सप्लाई रिड्यूस होती है। अगर हम मार्जिन फॉल होती है तो जो बारोइंग कैपेसिटी होती है वो इनकरेज होती है। और आरबीआई ने एक डिस्कशन बनाया कि मार्जिन जो है वो डिफरेंट मार्जिन डिफरेंट टाइप ऑफ बारोवर को होता है अगेंस्ट द सिक्योरिटी फॉर द सेम कमोडिटी। ठीक है, उसके बाद है मार्जिन इज नेसेसरी बिकॉज इफ अ बैंक गिव अ लोन इक्वल टू द फुल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अगर बैंक जो है लोन दे रही है फुल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के तो देन बैंक विल सफर अ लॉस, बैंक लॉस सफर कर सकती है इन केस ऑफ फॉल इन सिक्योरिटी प्राइस, अगर सिक्योरिटी प्राइस फॉल कर गई। इसीलिए मार्जिन का होना मस्ट है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा सेंट्रल बैंक भी कंप्लीट हो गया है। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।